लेक्चर 43 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल इस क्वेश्चन की डिस्कशन हो गई थी, दोबारा ट्राई किया था इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। दस्तागिल लिमिटेड जी, सोल्यूशन गया क्या? नहीं है सोल्यूशन तो अपना बनाओ, जब डिस्कस कर दिया तो। सोल्यूशन मैंने अभी पूरा दिया नहीं ना, अभी दूसरे सवाल का सोल्यूशन तो अभी क्लास में बनेगा, वो बनेगा तो फिर टीए उसको नोट करके फिर आपको देंगे, ठीक है ना। अभी तो वो बना नहीं ना, वो रिसेंट टाइम का सवाल था ना, तो उसका सोल्यूशन अभी क्लास में बनेगा। ओके जी, इसमें क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पूछें आप। वेयर हाउस ट्रांसफर हुआ, क्वेश्चन है बच्चे का कि वेयर हाउस ट्रांसफर हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ऐसा ही है। फिर हमने उसको डेप्रीशिएट किया। कब डेप्रीशिएट किया? हमने डेप्रीशिएट नहीं किया। 31 दिसंबर 18 पे डेप्रीसिएशन नहीं है, बल्कि ये भी मुझे एतराज था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आई कैप का सोल्यूशन था, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसको कोई नया रंग दूं, ये कि बाकी रंग तो आए हुए थे, ये सारे काम से मुझे एतराज था। बहरहाल रख दें, बहरहाल ये थोड़ी सी बात दोबारा जल्दी करते हैं, ठीक है। वेयर हाउस था, जरा वो ये जो किया हुआ है उस हिसाब से ही जरा रेड चलें देखूंगा वहां पर जो यहाँ पे हुआ ना, उससे जरा वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है जो हमने कल सीखा है नया ओसीआई वाला, ठीक है ना। जरा समझो थोड़ी देर के लिए कि जो हो रहा है ये सही हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है। अब हम बना रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसके अंदर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और जिसके अंदर होती है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। मैंने कल फॉर्मेट फुल फ्लैज वाला बना दिया था, पर यहां पर तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो फुल फ्लैज तो आप एसओसीआई बनाएंगे अब इंशाल्लाह FR2 में जाके, यहां पर तो नहीं है सिलेबस में, ठीक है। हम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाएंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट कल डिस्कस हुआ था कि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। मजीद 2-3 बार ये बात और होगी सवालों के अंदर भी इंशाल्लाह। बाकी कुछ हजम हुई थी बात, एक बार तो ऐसे ऊपर पहाड़ गिर पड़ा, लेकिन फिर थोड़ा सा वो पहाड़ चढ़ गया, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह दूसरी तरफ उतरने का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। ओके, वक्त हुआ चाहता है। अच्छा भैया देखो, वेयर हाउस, हमारे पास वेयर हाउस था यकम जनवरी 18 पे 80 रुपए का, ठीक है। नीचे नहीं करता शीट, ये इधर तक आ जाएगी, गुजारा हो रहा है ना, नजर आ रहा है। वेयर हाउस था हमारे पास 80 रुपए का, ठीक है। इसी दिन रीवैल्यू करना पड़ा। क्यों? रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे? नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं यूज कर रहे थे, इस दिन इसको ट्रांसफर करना था, ठीक है। IAS 40 में, तो IAS 40 ने कहा जरा पहले इसको फेयर वैल्यू पे लाओ, तो IAS 16 के अंदर तो फेयर वैल्यू मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन मॉडल ही है। तो हमने फिर एक लाइन खाली छोड़कर इसको रीवैल्यूड अमाउंट पे लिखा, और 24 का सरप्लस रिकॉर्ड हो गया। इसकी एंट्री आपको सिखाई थी, बोलो 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 बोलो, वेयर हाउस डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, रेड मार्कर नहीं चलेगा? चलेगा इंशाल्लाह, दौड़ेगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI, सिर्फ इसी एंट्री के साथ ये लिखा था हमने, मैंने बताया था, ठीक है ना। कितना जी? 24। डन। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री क्या हुई? इसको नहीं करता मैं, ठीक है ना। ये एंट्री क्या होगी? ये एंट्री हुई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर डेबिट, और PPE क्रेडिट, और ये जीरो, कहानी खत्म, ठीक है। सही है ना। अब इसको छोड़ो, साइड पे करो, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी बात, तो अब ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो 104 डीम्ड कॉस्ट बन गई यकम जनवरी पे। अब पूरा साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं की हमने, ईयर एंड पे 31 दिसंबर पे सवाल में गिवन थी फेयर वैल्यू, इसको इस पे लिखा, और 8 रुपए से इसको कम करना पड़ा। अब इसकी एंट्री क्या हुई थी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या हुई है जी? हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बल्कि यूं लिखो फेयर वैल्यू लॉस, क्या है जी? फेयर वैल्यू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 8 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 8 से, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये क्रेडिट हुआ, और बैलेंस शीट में 96 पे नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। SOFP में नॉन करंट एसेट्स में वेयर हाउस है, लेकिन ये वेयर हाउस PPE नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आ रही है 96 पे, किस साल? 31 दिसंबर 2018 वाले साल, ठीक हो गया। और ये समझ आती है ये क्लोजिंग पे कैसे आया? लॉस की एंट्री के बाद। और लॉस की एंट्री क्या हुई है? बोलो 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 बोलो, फेयर वैल्यू लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेबिट हुआ 31 दिसंबर 18 में, कितना? 8, ठीक है जी, सही है।
ये दोबारा कल वाला सवाल ही ओपन हो गया, बहरहाल लॉस। ठीक हो गया, सही है। अब मैं भूल गया दूसरी चीज को फिलहाल के लिए, ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो देख लें। अगला साल ये क्लोजिंग ओपनिंग बना, अब चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, क्वेश्चन था बच्चे का कि जी हमने इसको जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया तो डेप्सिट क्यों किया? हमने डेप्सिट नहीं किया, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होकर आया, नो डेप्रिसिएशन, ये रेंट पे इसको उठा के ले गए फेयर वैल्यू पे, ये लॉस आ गया, ओपनिंग बन गया। फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं की हमने, ये रेंट पे आकर फिर इसको सवाल में गिवन दी फेयर वैल्यू उठा के उस पे ले गए, तो 96 से 115 पे लेकर जाना था, तो 19 की एंट्री सिर्फ पड़ेगी, और वो एंट्री है, बोलो बोलो बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन आ गया इस दफा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट 15 19। ठीक हो गया जी। अब ये एंट्री जब पड़ी, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ा डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर कितना जी? 31 दिसंबर 19 में, बोलो बोलो 19, अच्छा 19 में 19 ये गेन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ी और ये गेन यहां पे आ गया, लेकिन हमने ब्रैकेट में थोड़ी करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, हमारे पास ये लेजर बना हुआ है वर्किंग फॉर, इसका क्लोजिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये 31 दिसंबर 19 पर वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी, कितना 115, ठीक हो गया और सही है। SOFP लेकिन एक्सट्रैक्ट्स, और उसमें ये नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही, ठीक है जी, ओके। तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहानी हो गई खत्म, ठीक है। जो ट्रांसफर होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया था यकम दिन 18 पे वेयर हाउस, उसका 18 19 का ये सारा रिकॉर्ड, सारा कुछ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी जो रीवैल्यू होकर 24 पे गया था, 24 रीवैल्यू होकर 114 पे गया, 104 पे गया था, इस 24 का क्या करना है? तो थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं, जो ICAP ने किया वो सही है, फिर आपने समझने के, ठीक है ना। अब 18 में ये 24 का जो सरप्लस आया, इसकी एंट्री हमने क्या की है? वेयर हाउस डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका जी? वेयर हाउस का, कितना 24, ठीक हो गया। उसके बाद इस 1.5 की एंट्री बताओ क्या होती है अगर ये सही होता तो, बोलो बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI, नेवर नेवर नेवर, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, नो इन OCI, यहां पे इन OCI नहीं लिखा था, ये असल में दूसरे एसेट के लिए करवाया था, इसलिए मैं इसके लिए करवा रहा हूं अब, ठीक है जी, कितना 1.5, ठीक हो गया। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां से मतलब OCI से प्रेजेंट होकर कहां गया था? बैलेंस शीट में, इक्विटी में, रीवैल्यूएशन सरप्लस वेयर हाउस का, ऐसे ही है, ओके। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस 18 में अरोज हुआ था, 2018 में अरोज हुआ था, कितना जी? ये वो एंट्री पड़ी, वेयर हाउस डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट यहां से प्रेजेंट करके हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया था, मैंने लेजर शेजर कल बनाए थे, ठीक है ना, सही है। अब 31 दिसंबर 18 आता है और ₹1.5 की एंट्री पड़ती है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट मतलब कम और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स यहां पर देखो ना, मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स 2018 की बात कर लोगे, ठीक है, तो वो पता नहीं कितनी होंगी, ठीक है ना, वो पता नहीं था मुझे, ठीक है ना, वो तो पता नहीं कितनी है। हाँ, अब ये एंट्री करते हैं, एंट्री हुई 1.5 से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ऐसा ही है, ये डेबिट कम हुआ और वो क्रेडिट मतलब बढ़ गया, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हो गई पता नहीं था ना, फिगर का डेटा कम है, ओके। सिम्पल इक्विटी के सवाल के अंदर ये एग्जैक्ट फिगर्स भी आएंगे, सब मजे से समझ आएगा। और ये कितने पे पहुंच गया? 22.5, ठीक है जी। यहां पे कुछ नहीं नजर आया, और चलो और अच्छा समझ आएगा, आगे बढ़ो। अगले साल में गए ₹1.5 के साथ, फिर वही ये यकम जनवरी 18 की एंट्री, ये 31 दिसंबर 18 की एंट्री, ये अब 31 दिसंबर 19 की एंट्री वही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट नहीं लिखना इन OCI, 1.5, ठीक हो गया। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस फिर हुआ डेबिट, तो 2019 में लेजर नहीं बना रहा, इजाजत है ना कि लेजर बनाऊं? ना थे ना कल, ओके। तो ये 22,500 पे पड़ा है, ठीक है। डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस और 2000
19 की रिटेन्ड अर्निंग्स पता नहीं कितनी होंगी, क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स, ठीक है जी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हो गई, इतनी, और रिवेन्यू सरप्लस कितना हो गया 21, एग्जैक्ट 21, लो ठीक है। अब इधर देखो, यहां पे क्या नजर आया, यहां पे कुछ नहीं आता, ठीक है। ये बात कल समझाई थी, आज दोबारा समझा दी, ठीक है। हाँ, वो अब अलग बात है कि मैं इस मुत्तफिक नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये एंट्री नहीं कर सकते हम, ठीक है, और इसको 24 पर ही पड़े नजर आना चाहिए दोनों साल में। तो सोल्यूशन आईकेप वाला ही आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अपना एतराज आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है जी। आपने मेरे वाला काम ही करना है, जाहिर है, हैं? सोल्यूशन मैंने आज किया ना स्टार्ट में कि दूसरे का बनेगा तो वही करूंगा ना, अभी बना नहीं है। देखो अभी तक सिर्फ ये सवाल का सोल्यूशन यहाँ पे शीट में नजर आ रहा है, ये शीट अभी खाली है, रिसेंट टाइम का सवाल है ना, बना नहीं हुआ था, बनाऊंगा अभी, क्लास में बन जाएगा ना, और नोट कर लेगा फिर आपको दे दूंगा। लेकिन मैंने सोल्यूशन में यही लिखा हुआ है, देख लो सोल्यूशन के अंदर यही है, इक्विटी ऊपर पड़ी है, ये देखो, ये देखो 22.5 और 21 ही नजर आ रहा है, 22.5 और 21 ही नजर आ रहा है। तो सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको अपना एतराज फिर बाद में बता दिया, ठीक है। और मैं तो ये नहीं करूंगा, और आप भी इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे, ओके। कहां पे था यार, बच्चों ने कोई पिक्चर शिक्चर लेनी हो अगर, अब ठीक है, हाँ बेहतरीन हो गया काम। ओके सही है। ऐसे ही कल दूसरे के मामले में भी हुआ था, ये पिक्चर अगर लेनी है तो ले लें, कि जो एंट्रीज के साथ ऐसे बनी हुई है, जरा वो बेहतर समझ में आ जाती है बात। ये सारा वेयर हाउस सारे का सारा डिस्कस हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं, ये फजूल सारा मिटा दूं, लिखा रहे, चलो लिखा रहे। अच्छा जी, पिक्चर होगी यहाँ पे हैं, अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं इस साइड पर, सिर्फ इस साइड, सिर्फ मैंने ये मिटाना है, ऊपर से जरा नजर आ रहा है ना एंट्रीज ऐसे से जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आप दूसरे को भी जल्दी जरा रिवाइज कर लें। वो था ये हमारा स्पेशलाइज्ड व्हीकल, अब ये पीपीई था और पीपीई ही रहा, ठीक है ना, ये कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ था, ये सिंपल रिवैल्यूएशन थी। हम यहां पे मौजूद थे, हमारा साल शुरू हुआ, तो एक तो इस साल की डेप्रिसिएशन आई 34, 31 नवंबर 18 वाले साल की डेप्रिसिएशन आई 34, हमें यहां पर लिखा डेप्रिसिएशन स्पेशलाइज्ड व्हीकल की 34। कोई नहीं, पहले इनकम अलग लिखो, एक्सपेंस अलग लिखो, कर लो तो ठीक है, ना भी करो तो खैर चलेगा, एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है, ज्यादा अच्छा हो जाए, एक्सपेंसेस की हेडिंग देके सारे एक्सपेंस लिख लो, इनकम की हेडिंग देके इनकम लिख लो, लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी चलेगा, ओके। 34 का एक्सपेंस आ गया, फिर ईयर एंड पे लॉस आया, इसकी एंट्री क्या की आपने, इसकी एंट्री क्या की थी, क्या बनती है एंट्री, रीवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 17 से, और हाँ तो एसेट, अच्छा हाँ चलो, स्पेशलाइज व्हीकल क्रेडिट 17 से। अब चूंकि ये लॉस है तो टेंशन ही कोई नहीं है, फ्यूचर का लॉस भी हो तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, लॉस ऊपर जा सकता है, ठीक है, स्पेशलाइज व्हीकल पे, ठीक है जी, कितना, ठीक है, कर लेंगे रिवर्सल, यही ब्रैकेट डाल देंगे, स्पेशलाइज्ड व्हीकल, ठीक हो गया। अगले साल गए, अगले साल पहले आपने 32 से इसको डेप्रीशिएट किया, एंट्री बनी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 32 से, ठीक हो गया। और इस प्लस 2 की एंट्री हम करते नहीं थे, ठीक हो गया। फिर ईयर एंड आया, जाहिर है ट्रांसफर की एंट्री भी करते हो आप, मैंने नहीं की यहाँ पे, ठीक है ना, पता है आपको, ट्रांसफर रिवेशन हुई, ट्रांसफर की एंट्री करोगे पहले, और फिर ये वाली एंट्री क्या हुई, बोलो 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 बोलो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल डेबिट कितने से, 5 से, हाँ 20 से, सॉरी 20 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये क्या है जी, मैं यूं लिखता हूं, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है जी, कितने से, 15 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ना 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 पूरी बात नहीं कीजिए, सरप्लस इन, क्योंकि इस साल में ये अरोज हुआ है, ठीक है, इस साल में
अरोज हुआ है कितना 5। ओके डन जी। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई स्पेशलाइज्ड व्हीकल। भाई देखो ना इधर देखो, पिछले साल में तो कुछ था ही नहीं ना इसके ऊपर सरप्लस, इस साल कितना आया 5, और यहां से होता हुआ ये पहुंच गया। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका स्पेशलाइज्ड व्हीकल का कितना जी 5। ठीक है और सही है। एक गाना खत्म करें जरा यार, समझ नहीं आ रही क्या वो। ठीक है सही है। अब अगर मैंने कहा था कल अगले साल जबरदस्ती इसको आगे लेकर गए थे, मैंने कहा था चलो अगर 20 का साल होता, अगर 20 का साल होता तो डेप्रीशिएट करते 290 को डिवाइड करते 7.5 से, ऐसे ही है ना, यही क्या था ना कल, और 5 को डिवाइड करते 7.5 से। ठीक है यहां पे क्या आता 38 आता, और यहां पर हाँ सॉरी भूल गया 290 माइनस 30 जी, और फिर 5 डिवाइडेड बाय 7.5। अब बताओ 35 और ये 1 कर लो, बस राउंड कर लो। ठीक हो गया। अच्छा अब इस 35 की एंट्री अगर 2020 होता 31 दिसंबर 2, जो कि सवाल में नहीं था, तो यहां पर आती है डिडक्शन स्पेशलाइज्ड व्हीकल की 35। ठीक है जी, ये नहीं है रिक्वायर्ड। ओके और यहां पर 2020 में ये एंट्री होती, 2020 में ये एंट्री होती, 5 का सरप्लस था ना, ये एंड पे आया था। ठीक है अब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता 1। अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती कितने से 4 से। लेकिन इधर देखो यहां पर कुछ नहीं आता। अब तो क्लियर होगी ना बात। तो सिर्फ जिस साल में रोज हो उसको रूट करा के ले जाना है चीज इक्विटी में, उसके बाद उसकी अगली मूवमेंट ट्रांसफर वगैरह की वहीं विद इन इक्विटी होगी, फिर यहां पर प्रेजेंट नहीं करना। क्लियर है। लेकिन आपके सवाल की रिक्वायरमेंट यहां तक थी तो आपको यही नजर आ रहा होगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में रहा तो एक ही गया गवर्नमेंट ग्रांट, वो मैंने कल वैसे ही प्रेजेंट कर दिया था, तो सोल्यूशन तो पूरा वैसे ही हो गया भाई। ठीक है तो सही है, ये बात क्लियर हो गई। शीशा तो जाहिर सी बात है पहले दिन तो बात थोड़ी समझ आती है, दूसरे दिन ही जाके आती है। और जी सवाल में कोई सवाल मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन अगर है तो पूछें। हाँ जी चलें आगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बेटा आपका मसला क्लियर हो गया अभी। ओके जी। अब दूसरा क्वेश्चन ने बिल्कुल वैसा ही था कि हमसे रेलेवेंट बातें मत करो आपस में, हमसे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांगे गए थे। ठीक है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के, पर अच्छी बात यह है कि रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो मांगे गए थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के, पहली बात। और दूसरी बात कोई सरप्लस शायद आया ही नहीं था हमारे सवाल के अंदर कि ओसीआई वाली लड़ाई पड़ती, तो इसलिए ये सवाल आसान था उल्टा, बस आप देख के परेशान हो गए थे इसको। हाँ इसमें बोरिंग कॉस्ट की अच्छी एडजस्टमेंट थी, बड़ी मजे की, तो वो देख लेते हैं हम। ये सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं, इसलिए हम अभी ताज़ा ताज़ा बनाएंगे इसको। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट समझ आ गई है। 31 दिसंबर 20 और 19 कंपैरेटिव 19 है ना उसका, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने और बैलेंस शीट बनानी, एक्सट्रैक्ट्स। ओके नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है कह रहा है, और बोरिंग कॉस्ट जो मंथली बेसिस पे कौन। अच्छा जी हम वैसे ही करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लें पहले, रिक्वायरमेंट पढ़िए, अब अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन थी BEL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE। शुक्र है तभी तो OCI नहीं मांगा उसने। दस्तगिल यानी दोस्त लिमिटेड वाले सवाल में उसने कहा था सब पे कॉस्ट मॉडल है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड व्हीकल पे, और फिर दूसरा ट्रांसफर डाल दिया उसने, तो उस पर रिवर्सन मॉडल वैसे लगाना पड़ गया। तो इसलिए वो दोनों ही OCI के अंदर दोनों साल में एक एक अमाउंट आ रही थी। ठीक है ना, नहीं एक क्लास पर एक यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और है, IS 16 और है। IS 16 कहता है आपको इजाजत है आप कोई सा भी मॉडल यूज कर लो, लेकिन अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया है लैंड के लिए तो सारे लैंड के जितने भी लैंड पड़े हैं आपके पास उन सब पे कॉस्ट मॉडल हो। बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर सारी बिल्डिंग्स पे रिवैल्यूएशन मॉडल हो। हाँ लेकिन आप डिफरेंट क्लासेस पर डिफरेंट रख सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया तो उसने ये कहा था कि भाई फेयर वैल्यू मॉडल अगर चूज किया तो फिर सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे फेयर वैल्यू। वो समझो क्लास ऑफ एसेट एक ही होती है ना, बस प्रॉपर्टी की नेचर डिफरेंट, नाम डिफरेंट है, बाकी प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना। तो इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ओके हाँ PPE के अंदर हमेशा से रहा है ये ऑप्शन।
BEL uses cost model for subsequent measurement of property plant equipment, ठीक है जी. All government grants are recorded as deferred income, अलग से, ठीक है. A part is transferred to income each year, ठीक है जी. एक तो कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, इसको हमने शुक्र पढ़ के देख लिया. दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स डेफर्ड इनकम बनाते हैं, ठीक है जी, और पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है जी. ओके. तीसरा है यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज 25 एंड 10, ठीक है जी. फैक्ट्री बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है? 25 साल. और प्लांट की कितनी है? 10 साल, ठीक है जी. बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी. अब सबसे पहले ये प्लांट को ही ना फड़का दें, क्या ख्याल है? कर दें? कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था इसको? ओके, क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है ना? कितने बच्चों ने ट्राई किया था? यार बहुत काम है, बहुत काम है. क्या मसला हुआ? तो क्या हुआ? सिर्फ टेस्ट पास करना है? अचानक टेस्ट था यार, ये तो कोई बात नहीं. सरप्राइज टेस्ट था तो क्या हुआ? ये काम कर लेते यार. एडिशनल काम देखो, जब भी कोई सरप्राइज मिलता है उसका मतलब ये होता है कि आपने रूटीन का काम करना है, वो एडिशनल एफर्ट होती है, ठीक है. तो ये लेम एक्सक्यूज मत दिया करें, पेपर सारे पास करने हैं. ओके, ये इंशाल्लाह, सिर्फ इंशाल्लाह से नहीं पास होंगे, कहीं अल्लाह चाहे तो हो सकते हैं. अच्छा जी. अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज ऑन यकम अगस्त 2020. हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है. बोलो. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज्ड ऑन यकम अगस्त 20 एट कॉस्ट ऑफ 420. 240 was financed through an interest-free loan from government. The loan will be forgiven if plant is operated for at least 4 years by BEL. अब जो मैंने एग्जांपल कराई थी ना आपको, उसमें तरीका तो सिखा दिया था, लेकिन उसमें सारी कंडीशंस एकदम से पूरी करवा दी थी, ठीक है. लेकिन यहां पर कंडीशन एकदम से पूरी होने वाली नहीं थी. कह रहे 4 साल तक ये प्लांट इस्तेमाल करते रहोगे तो हम फॉरगिव कर देंगे लोन. तो ये तो बिल्कुल वैसा ही था. डेफर्ड ग्रांट बनानी थी और 4 साल इसको प्लांट को इस्तेमाल करते जाना था, वो डेप्रिशिएट होता जा रहा था, और दूसरी तरफ ग्रांट से इनकम बनाते जाना था, ठीक है जी. तो चलो, ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट थी. ये कितने बच्चों की हो गई थी पर्चे में? ये मिटा दो सारा. अच्छा जी, नाम क्या था इसका? बनी ईयर लिमिटेड. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इसके अलावा कहीं कोई जिक्र तो नहीं है ना? चलो, तो ये सारा कुछ हमारे अदर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है. 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 2 साल की BEL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नहीं, जो उसने लिखा वही लिखो. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बना रहे हम, लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट्स, ओके, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे बस. जी 2020 और 2019, ठीक है. बनी ईयर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स 2020 और 2019. ये साहब को ना बुला लें, सोल्यूशन भी तो नोट करना है ना, बनाना भी तो है. तो मैं करा. अच्छा, कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं. अच्छा जी, शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या था जी? ये प्लांट, ठीक है. ये कम अगस्त को ये प्लांट आ गया, ठीक है. मैं ये चाह रहा हूं कि हम एंट्रीज ना करें, जुबान नहीं करेंगे काम, ठीक है. एंट्रीज का तो पता है ना आपको. एंट्री क्या होगी? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट यकम अगस्त पे 420 से. क्यों ना इसको हम ब्रैकेट में लिख दें? क्या ख्याल है? थोड़ा सा डायरेक्ट करें ना एंट्रीज. अगर एंट्रीज मसला हो नहीं आती होंगी तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है. तो बेटा फिर पर्चे में क्या करोगे? पर्चे में एंट्रीज करने बैठोगे तो सवाल फिर यही एक होगा. मैं तो सिर्फ बोल भी तो रहा हूं, एंट्री करने में क्या अर्ज है मुझे. किधर गया यार वो मार्कर? नॉन
किस वर्किंग में? कौन सी वर्किंग? बेटा ये एंट्री जो प्लस माइनस करते हैं ये भी एंट्री होती है। अब किसने कहा ये एंट्री नहीं होती? ये भी एंट्री ही होती है। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये जो कर रहे होते हैं डेबिट क्रेडिट, ये एंट्री होती है। आपको किसी ने सिखाया नहीं? ये इंट्रो नहीं पढ़ के आए? अब तो पढ़ के आए थे। हाँ, लेकिन फाइनल अकाउंट में आप भाग गए थे ना। ओके जी, नॉन करंट एसेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैं सिर्फ प्लांट लिख लूं आपकी इजाजत हो तो? नहीं, ये जो बैठा हुआ है ना, इसको को वाट है मेरे पे शदीद किस्म का। ये जो बैठा हुआ बार बार कह रहा है नहीं करा दो, को शदीद गुस्सा है। अच्छा जी, 2019 में ये प्लांट आया, 20 में आया? 19 में आई कोई नहीं, कमाल होगी। 2020 20, ठीक है। ये अब एंट्री होने लगी, देखना भाई एंट्री वाले, एंट्री होने लगी। प्लांट डेबिट कितने से? 420 से। कैश को प्रेजेंट करते नहीं एक्सट्रैक्ट्स में, कैश क्रेडिट, ठीक है। अगर एंट्री मांगे तो यही लिख देना, ठीक हो गया। अब ये किस दिन आया? 1 अगस्त 2020 पे, ठीक है। अब लोन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। The loan will be forgiven if plant is operated for 4 years by BL. Upon acquisition, there is a reasonable assurance that BL will comply with this condition. लेकिन प्लांट की लाइफ कितनी है? 10, ठीक है। अब पहले कर लेते हैं प्लांट को, एक्सपेंसेस यहां ले लेते हैं, इनकम अलग ले लेते हैं, या इकट्ठा करना तो इकट्ठा कर लो, अलग ही कर लो जी, ठीक है। इनकम 3-4 एसेट्स तो होंगे, देख लेते हैं यार, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। लैंड की नहीं आनी तो ठीक है। डेप्रीसिएशन प्लांट की आने लगेगी, डेप्रीसिएशन प्लांट 2020 की, ठीक है। इधर देखो भाई, 420 डिवाइडेड बाय 10 साल, ये आ गई इसकी लाइफ से डिवाइड होगा, ये पूरे साल की डिडक्शन आई इनटू किस दिन आया? जब अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5/12 जी, 17.5, ठीक है। पहले साल में कोई नहीं था, प्लांट ही नहीं था, ठीक है, उसकी डिडक्शन भी नहीं आई, ठीक हो गया। अब ये एंट्री पूरी करो भाई, एंट्री वालों एंट्री पूरी करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड है, कैश किसने बोला? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 402.5। वैसे राउंड, चलो राउंड नहीं करते, ठीक है। 402, लेकिन अब 0.5 एक डेसिमल से आगे अब ना जाना, ठीक है। डन जी, ओके। उसके बाद एक ग्रांट भी है फॉरगिवेबल लोन के नाम से, ठीक है। फॉरगिवेबल लोन पढ़ लेते हैं। 240 वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन, द लोन, पूरा लोन ही विल बी फॉरगिवन। तो यूं समझो हम एंट्री करेंगे इसकी, चलो ये साइड पे कर देता हूं एंट्री, है ना यार जरा, लेकिन हम तो जबानी पर्चे में जबानी, ओके। वो एंट्री दिमाग में बस हो, बोल रहे हो लेकिन उसको कर न रहे हो, लिख न रहे हो उसको, ठीक है। अब भाई ये जो 240 का लोन आया है, ये आया किस दिन? नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं, 2020 में ही आया ना, ओके। 2020 में, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है इस पर, टेंशन ही कोई नहीं। तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट 240, शायद ये पहले आ गया हो, बाद में प्लांट लिया हो, हमें इससे क्या, ठीक है। अब बेसिकली ना ये लोन नहीं है, ये डेफर्ड ग्रांट है, तो ये भी लायबिलिटी थी, लेकिन ये लोन क्या है? फॉरगिवेबल लोन। ये कौन सा है? तो वो एक ग्रांट नहीं है, तो बस इसको ग्रांट कह देंगे, ठीक है ना। आप लोन लिखो, डेफर्ड ग्रांट लिखो, एक ही बात है, लेकिन लोन लिखकर गवर्नमेंट ग्रांट लिखना ज्यादा बेहतर, डेफर्ड ग्रांट लिखना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना आपके लिए, ओके। तो इक्विटी का चक्कर तो है कोई नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज में अगेन आईकैब ने इस सोल्यूशन के अंदर भी, बच्चों ने कल में बताया सोल्यूशन आ गया, तो मैंने ऐसी नजर मारी तो उसने कोई नॉन करंट करंट किया हो, ठीक है ना, लेकिन हम तो करेंगे, ठीक है, आप करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, फिर जरूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। फिलहाल मुझे बताओ नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिवेबल लोन, डेफर्ड ग्रांट मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया, हाँ सही है, कोई बात नहीं। अब 2020 में ये लोन आया, जिस दिन आया तो एंट्री की कैश डेबिट कितना? 240 हो गई एंट्री। अब ये भी तो एंट्री हुई है, ठीक है, तो वो लिखनी नहीं है पर्चे में, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमने जितना अरसा प्लांट को इस्तेमाल कर लिया है 5 साल में, कितने लगा? 4 साल में से जितना अरसा 4 साल में। अब लाइफ ऑफ प्लांट डिफरेंट,
अब ग्रांट की एमोटाइजेशन डिफरेंट, क्यों? प्लांट ने तो डेप्ट होना है 10 साल पे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 4 साल प्लांट इस्तेमाल कर लो, चौथे साल के एंड पे फॉरगिव। ठीक है, तो इनकम बनाते हुए चंदा सवाल को भी पढ़ना था, मंदा ही हुआ तेरे साथ। तो इनकम्स में आपने यहां पर आकर लिखा फॉर गिवेबल लोन। ठीक है, फॉर गिवेबल लोन, आगे आपने लिख दिया ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम, इसकी ग्रांट इनकम। ओके, तो 2020 की ही बात हो रही है सिर्फ। ओके, 2020 के अंदर ये 240 जो था, इसको 4 साल इसकी शर्त पूरी करनी थी हमने, अभी सिर्फ 5 महीने पूरी हुई है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तब था जब सवाल चुप होता था, वो कहता था ये लो प्लांट की मद में ग्रांट। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन सर की बात सही है कि 4 साल बाद होगा ना, तो 4 साल बाद होना चाहिए ना। एक मिनट बोलो यार, मुझे देख लें दो, कहाँ है ग्रांट? 240/10। हाँ, हमारी लाइबिलिटी तो 4 साल बाद खत्म हो जाएगी। नहीं तो अगर पांचवें साल हम प्लांट बंद कर दें तो क्या वो फॉरगिवनेस वापस हो जाएगी? वो क्या कह रहा है, जरा इधर पढ़ के तो देखें। देखिए, लोन विल बी फॉरगिवन इफ प्लांट इज ऑपरेटेड फॉर एट लीस्ट 4 साल बाय बीएल। अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट बीएल विल कंप्लाई विद दीज कंडीशंस। में तो 4 ही होना चाहिए। ये देखें तो फिर तो ये ऑन टाइम भी कर सकते हैं, हमें पता है हमें 4 साल करना है। नहीं, इस दिन हमें उम्मीद है कि करेंगे, 4 साल हम करेंगे। ये कंडीशन है ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए, जो 2 शर्तें थी। ग्रांट रिसीव हो जाएगी, वो तो हो ही गई है, हो जाएगी की उम्मीद है, तो हो गई है। क्या आपको उम्मीद है कंडीशन मीट करेंगे? हाँ जी हमें उम्मीद है। ठीक है, ग्रांट रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ग्रांट रिकॉर्ड कर लो। अब मैं डिस्कस कर लूंगा अपने सीनियर से भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है, 4 साल पे डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ग्रांट ने 4 साल के बाद पूरे का पूरा इनकम बन जाना है। ठीक है ना, तो शर्त 4 साल यूज करने की शर्त में से 5 महीने शर्त पूरी हो गई है। ठीक है, तो आई वुड गो फॉर दिस सोल्यूशन। बोलो भाई, इस साल कितना? 25। डेबिट, पूरी एंट्री करो, पूरी एंट्री करो। डेबिट फॉर गिवेबल लोन, डेबिट ग्रांट, क्रेडिट इनकम। कितने बच्चों ने 25 लिखा था? अच्छा, अब आप लोग तकलीफ ये हो रही है कि नहीं, कितने बच्चों ने यही किया था? ये ज्यादा है। ओके, आप भी आई कैप वाले हैं, आप भी आई कैप के बच्चे। अच्छा ठीक है जी। बहरहाल ये सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है तब जब मैं 1-2 बड़ों से अपनों से डिस्कस भी कर लूं, प्लस फिर आई कैप को पूछ लेंगे अगर हम सभी मुत्तफिक हुए इस बात पे, तो ठीक है ना। लेकिन फिलहाल गो फॉर दिस सोल्यूशन। ओके, अच्छा जी, ये कितना बच गया? 215। यहां पे कोई नहीं, प्लांट तो कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, प्लांट तो कंप्लीट हो गया, क्या ख्याल है? जी, करंट नॉन करंट करना चाहो तो कर लो यार, कर लेना बाद में, ठीक है ना। ये अब इजी है, ग्रांट आ गई ना इधर, ये 215 इधर लिखोगे। अब क्या कहोगे आगे? 240/4 अगले साल में पूरा इनकम बनना है, वो करंट लिख लेना, उसको माइनस करके लिख देना। ओके, असल में ना इधर ग्रांट्स कितनी आनी है मुझे अंदाजा नहीं है, मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार जरा ये काम कर लें, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है ना, जब ग्रांट्स पूरी हो जाएंगी ना यहाँ पे, तो मैं एंड पे करंट कर भी दूंगा आपको सारे। फिलहाल जाने दो जरा सवाल को, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं चाहूंगा एक पिक्चर आप बना सकें बाद में एंड पे, तो एंड पे फिर प्लानिंग हो जाएगी ना जरा, तो मैं करंट एक ही बार इकट्ठी निकाल दूंगा। लेकिन फिलहाल आप घर पे भी निकाल सकते हैं, मुझे पता है जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज ओके, इसमें कोई मसला है तो पूछें। देखें भी किसी चीज के ऊपर भी हमारा इख्तिलाफ हो सकता है ना आई कैप से, तो कोई बात नहीं, उसको लॉजिकली 2-4 जगहों से डिस्कस किया जा सकता है और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना है। ये तो गलत बात हुई ना कि उन्होंने कह दिया तो यार ठीक है उसी को सही प्रूफ कर ले, नहीं, जो लॉजिकल बात है उसके ऊपर हम अड़ेंगे। यही प्रोफेशनल्स की निशानी होती है, आप भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, टू बी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, एग्जामिनर दोनों को नंबर देगा, उसको ये भी नजर आएगा ये भी अच्छा लॉजिकल है। मैंने बात मैंने इस तरह सोची थी, इसलिए ये कहा ये भी ठीक कह रहा है, ठीक है, नंबर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके, ऑन एकम मार्च BEL started construction of a factory building। इस पे लंबी बहस है, इसके ऊपर क्या है? लैंड। इसको बता देते हैं पहले, ठीक है। यकम जनवरी 19 गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू BEL। ये क्या है? नॉन मॉनिटरी ग्रांट, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट BEL विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा ये है, ठीक है, विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। द लैंड वॉज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री क्या हुई? कहाँ है 100 मिलियन? ये यकम जनवरी, ये एंट्री यहाँ पे हुई यकम जनवरी 2019। हाँ जी, लैंड डेबिट
100 पे, ठीक है ना। क्या है ये? फेयर वैल्यू। कैश तो 1 रुपया भी पे नहीं किया, ठीक है, तो सारे का सारा क्या है? नाम क्या रखें इसका? बस डेफर्ड ग्रांट, ठीक है, बस ठीक है, डेफर्ड ग्रांट वहां पे लिख लेंगे अलग। ये तो एंट्री करनी नहीं तो डायरेक्ट करनी है। ओके, तो 1 जनवरी 19 पर ही साल के पहले ही दिन ये सारी की सारी क्या बना लो फिलहाल? लायबिलिटी। एक दफा बनाओ तो सही ना, ब्रैकेट में बनाएंगे हम, ठीक है। फॉरगिवेबल लोन के नीचे तो कोई नहीं आना, 20, 21 तो 19 तो है नहीं, 21 भी नहीं आना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेफर्ड ग्रांट किस मद में? वो लैंड 2019 100, ठीक है जी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? लैंड डेबिट, कैश डेबिट नहीं, लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, मतलब लैंड भी डेबिट करना पड़ेगा। डबल एंट्री तो तभी बनेगी ना। लेकिन मजे की बात यह है कि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, इसलिए सुकून मारो, लैंड डेबिट ग्रांट क्रेडिट, ठीक है ना। मैंने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? लैंड तो डेप्शन नहीं ना होना, बोलो, ठीक है। लैंड अपनी जगह रहेगा, हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकम में जाएगी। देखते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता या क्या करते हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी होगी, देखते हैं अभी तो। ओके, लैंड आ गया भाई, लैंड डेबिट ग्रांट क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट, एंट्री हो गई। अब शर्त है जी बिल्डिंग एस्टैब्लिश करो, मैंने कहा ठीक है जी। बिल्डिंग एस्टैब्लिश होने लगी है जी, ये बिल्डिंग एस्टैब्लिश होना है और इस बिल्डिंग ने जाके एस्टैब्लिश होना है 30 जून 2020 पे। तो 30 जून 2020 पे जाके जब ये बिल्डिंग एस्टैब्लिश होगी, अब मेरा सवाल, क्या आपने 19 में तो कुछ भी नहीं होगा, 19 में तो इसको उड़ा दूं? चलो नहीं, 100 तो आएगा, यहां पे कोई वर्किंग नहीं है, मैं 0 कर देता हूं, चलो चलो ठीक है, ताकि अब बाद में नॉन कंकरेंट अलग करने लगे तो यहां पर जगह तो, ठीक है। अच्छा सही है, कुछ भी नहीं इनकम में क्या 19 में, क्योंकि 19 में तो बिल्डिंग बनी ही नहीं, ठीक है। अच्छा 20 में बन गई, अब यहां पर मेरा आपका मैच फिर पड़ने लगा, 20 में बन गई बिल्डिंग। जब बिल्डिंग बन गई तो 30 जून 20 पे क्या सारा 100 इनकम बना लें? तो 1 जुलाई 20 पे बिल्डिंग गिरा दें। फिर देखो मेरी बात सुनो, उसने कहा आप एस्टैब्लिश करोगे वहां पर बिल्डिंग, क्या कहा था? एस्टैब्लिश करो बिल्डिंग, तो मतलब उसका मकसद ये थोड़ी होता है कि ये बिल्डिंग बनाओ और फिर अगले दिन गिरा दो और लैंड को किसी और इस्तेमाल में ले आओ। नहीं, उसने क्या कहा था? यू विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग। मकसद की बात समझो ना, वो फैक्ट्री चलवाना चाह रहे हैं यहां पे, तो ये बिल्डिंग बनवाना मकसद नहीं है, ये बिल्डिंग यहां पर रहे ये भी तो मकसद है। लॉजिकली बात को सोचो, अगर उनको लैंड को किसी और इस्तेमाल में लाना है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दी ऐसे, फिर गिरा कर उन्होंने वहां प्लाजा खड़ा कर दिया। मैं कहा लो जी हम तो किराए पे देंगे। वो कह रहे यार नौकरियां निकालो, क्या कर रहे हो तुम, ये हमने लैंड आपको इसलिए थोड़े दिया था। बात समझने की कोशिश करें, फैक्ट्री बिल्डिंग एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है? बिल्डिंग बनाओ फिर गिरा दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो भाई जब तक ये बिल्डिंग इस्तेमाल होनी है तब तक इसको इनकम में बनाना चाहिए, इनकम में लेकर जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। बाकी आप ऑपोजिट हो सकते हैं इससे, लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉजिकल बात है, ठीक है ना। तो वापस आते हैं, तो वो फिर जितने टाइम तक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ तो बता दी ना, 25 साल है तो 25 साल पे करो। फिर क्या ख्याल है, मानते हो ये बात? यहां पर नहीं बताया, इसमें उसने क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंडीशन दैट द बिल्डिंग दैट बीएल विल एस्टैब्लिश फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कंडीशन है, ठीक है। एस्टैब्लिश करनी है उन्होंने, अब एस्टैब्लिश करके अगले दिन गिरा दें तो फिर लैंड आपका होगा। उनका मकसद तो फौत हो गया ना बेटा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि फैक्ट्री लगे यहाँ पे, लोगों को नौकरियां मिले यहाँ पे। आप कह रहे हो नहीं जी मकसद पूरा हो गया, बिल्डिंग ही बननी थी। भाई बिल्डिंग बननी है, उसको इस्तेमाल भी करना है, तो 25 साल पर बिल्डिंग, मकसद उनका ये नहीं था कि ये लैंड के ऊपर बस बिल्डिंग बनाना, मकसद उनका ये है कि ये बिल्डिंग यहाँ पे रहे। मकसद तो बेसिकली ना, ये लैंड किस लिए दिया उन्होंने? फैक्ट्री लगे। अब आपको जी फैक्ट्री लगा के साथ ही आप गिरा दो, ये लैंड हमारा है, वो कहेंगे नहीं वापस करो, ठीक है ना। मकसद समझे, ओके। रिलेटेड टू लैंड, ये रिलेटेड टू लैंड थी नहीं बिल्डिंग ग्रांट, ये रिलेटेड टू बिल्डिंग ही थी। जैसे जैसे बिल्डिंग यूज करते जाओ वैसे वैसे इस ग्रांट को भी इनकम बनाते जाओ, ठीक है। ये किस पे लगा हुआ है? ये 30 जून 20, ओके। चलें जी, इसको 2020 में बनाएंगे इनकम, देखते हैं, ठीक है। और यहां पर आएगा डेफर्ड ग्रांट, सारी गलत हो गए सर। डेफर्ड ग्रांट, लैंड वाली डेफर्ड ग्रांट जो है, लैंड वाली ग्रांट जो है, ठीक है। ये 2019 में इसका कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। 2020 में कुछ कर लेंगे। जब यहाँ पे डेप्रिशिएट करेंगे ना किसको? फैक्ट्री बिल्डिंग को। जब फैक्ट्री बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे, जो कि 2019 में नहीं होनी, पता है ना आपको, CWIP थोड़े डेप्रिशिएट हुआ करता है। 2019 में तो बनेगी नहीं, 2020 में बनेगी, डेप्रिशिएट होगी। जो बेसिस यहाँ पे डेप्रिशिएट की होंगी वही इसकी लगा देंगे, ओके। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शुरू करते हैं जी सवाल को। सवाल तो यही था बस
मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट तो यही थी। हाँ जी, एक आधा ही होता है ऐसा सवाल, मैं सारे इकट्ठे करके आपको टेस्ट में वही देता रहता हूँ जो एक आधा होता है हर पेपर में, तो उससे फायदा ये हो जाता है कि पर्चे के अंदर वो एक आधा भी आप काबू में होता है, बाकी तो वैसे ही आपके काबू में होता है, ठीक है ना। अच्छा जैसे आप इसको देखो कि यू विल एंजॉय दिस एडजस्टमेंट, ओके, यू विल एंजॉय दिस एडजस्टमेंट। नजर आ रहा है? ओके। ऑन यकम मार्च 19 BEL started construction of factory building. The construction work was completed on 30 जून 2020। 9 महीने 19 में चलता रहा काम, 6 महीने 20 में, ठीक है ना। तो ये कितने बन गए? 15 महीने, 1 साल और 3 महीने, 2 साल पे फैल गया काम, 1 साल में इन प्रोग्रेस, अगले में कंप्लीशन, ठीक है। पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वर एज फॉलोज। 4 पेमेंट्स हुई, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 200। इतना कुछ पसंद आया हुआ था इस टाइम में, इसको ग्रांट का टॉपिक अखीर ही कर दी इसने। लेकिन आपने ये तो नोट कर लिया है कि ये एज अ बंच कितना इस्तेमाल होते हैं, तो इनको एज अ बंच पढ़ना ही फायदामंद है। वरना अगर हम IAS 16 पढ़ लेते स्टार्ट में, IAS 20 पढ़ते जाके एंड में, तो ना वो 16 याद होना था ना ये 20 उसके साथ मिल पाना था। अभी एक बंच करवाया, एक बंच ही तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये जो आखिर में 2 सवाल आए ना, मैं 2 दिन लगा दिए इसके ऊपर, ये सिर्फ इसीलिए है कि अब कंक्लूड हो रहा है हमारा ये पूरा ग्रिड। कंक्लूजन यही है। हयात वाला सवाल किया, बोरिंग कॉस्ट और IAS 16 मिक्स हो रहा था, ठीक है। दस्तगील वाला सवाल किया, 3 है, तीनों मिक्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 16 में भी आया था, ठीक है। ये सवाल देखा, इसके अंदर आपको IAS 16 और IAS 23 पे मिक्स होता नजर आ रहा है। 36 को तो स्टार्ट में मिक्स कर लिया था हमने, ठीक है, और सही है ना। तो ये एज अ बंच है और इनको यही ज्यादा मैक्सिमम, और इस तरह क्या हो सकता है, इतना को आपको आता हो, एक आदि इसके अलावा नहीं है, जिसमें अगर कहीं से ढूंढ भी लाए तो वही बाकी तो सारे ही आता होगा, ठीक है। ओके। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ऑन यकम फरवरी 19, ठीक है जी। अनयूज्ड फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट वर इन्वेस्टेड इन सेविंग। ये स्पेसिफिक लोन तो नहीं है, इसलिए इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं जो पैसे इनको इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम तो होगी, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे तरीके से उसने डिजाइन करके सवाल दिया होगा कि वो आपकी बोरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, बल्कि वो शायद एसेट बनने से पहले ही काम भुगत जाना है। देखो ना, यकम फरवरी 19 को, बहरहाल देखते हैं, यकम फरवरी 19 को ग्रांट आ रही है और पहली पेमेंट जा रही है यकम मार्च को, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी। इसकी ग्रांट इनकम नहीं, इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी और वो अदर इनकम में आएगी, अदर इनकम में आएगी। ये अभी देखते हैं यार, रिसीट पेमेंट बनाएंगे रिसीट पेमेंट, ठीक है ना, रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। ओके। अनयूज्ड फंड्स, ठीक हो गया जी, डन हो गया। 8% पे इन्वेस्ट करने। फिर कहते हैं विदड्रॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। स्पेसिफिक लोन कोई नहीं था, इसलिए मैं कमेंसमेंट सिचुएशन वाले चक्कर में अब नहीं पड़ रहा, ठीक है। 2 लोन्स थे, A और B, लेकिन कमाल फनकारी ये थी कि ये यकम जनवरी 19 पे लिया था, यानी कि 19 में ये था ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, तेजी में आपने अल्लाह भाई सब कुछ लग गया, मार्कअप ओके जी, इंटरेस्ट कैपिटलाइज निकालो, एक ही रेट निकालो, हर पेमेंट पे लगाओ, डेट ऑफ पेमेंट से सीधे ईयर एंड तक, ऐसे किया था। जिन्होंने किया था ऐसे वैसे नहीं करना था ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग इसी तरफ कर लूं, वर्किंग। अच्छा, चमक तो मेरे ख्याल में यहां कहीं पड़ती है आमिर भाई, है ना। यहां पे तो नहीं पड़ रही, जहां मर्जी जो मर्जी होता है। ओके। वर्किंग 1 ही बन रही है इत्तेफाक से हमारी, पहले वर्किंग कोई नहीं की हमने, ठीक है। अब हम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग निकालते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी ये होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2019 के अंदर, 20 में जाके फिर कंप्लीट होना है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होंगी, और इधर देखो बिल ही कब आ रहा है, यकम जनवरी को 20 को, इसलिए 19 तक तो ये बिल आया ही नहीं ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, 130 जमा, अच्छा ये तो CWIP पड़ा रहता है यहाँ पर, इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ जी, 130 जमा 190 320, ठीक हो गया। उसके अलावा सवाल के अंदर कोई परमिट कॉस्ट, कोई कंसल्टेंट फी, कुछ ऐसी बात नहीं है ना, तो अब लिखना नहीं, बैठ जाना बस, ठीक है, वो आपको याद करवाने के लिए था। नेक्स्ट थिंग वुड बी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट, तो इसको वर्किंग 2 में कैलकुलेट कर ले, और वर्किंग 2
रेफर कर रहा हूं बेसिकली मैं वर्किंग 2 में रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? हाँ बना लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट से सिलेशन या ईयर एंड तक की हमें मिल जाएगी। और असल मसला ये है कि 20 का बैलेंस भी, ये 20 कह रहा हूँ, IS 20 वाली गवर्नमेंट ग्रांट 200 ग्रांट है, इसका बैलेंस भी तो निकालना है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो सारी चीज़ें ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन, पता नहीं सोल्यूशन में क्या किया उसने, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह मालिक है मेरा भी। गवर्नमेंट ग्रांट और जनरल लोन, बस। स्पेसिफिक लोन है नहीं, इक्विटी है नहीं, इक्विटी पैसे घर से आते थे इस्तेमाल किए, कॉलम बनता था ना, बैंक से आते थे स्पेसिफिक लोन इस्तेमाल किए, कॉलम बनता था ना। बोलो, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आई है इस्तेमाल हो रही है तो कॉलम बनेगा नहीं बनेगा? और बैलेंस, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई 1 फरवरी 2019, ग्रांट रिसीव। ओह, इसकी एंट्री भी ध्यान में रखना, ये ग्रांट रिसीव जो हुई है ये डेफर्ड ग्रांट है, ये डेफर्ड ग्रांट है। किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग जी। 2019 में आ गई है ये, कितनी? ठीक है, लिख लूँ ना, बाद में मिस ना हो जाए। चलो, ग्रांट आ गई जी 200 रुपये की। हाँ, लेटर से बना ले भाई, लेटर से बना ले, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, मसला ये है, तो वो इनकम मिस हो जाएगी। अब बड़े हो गए हो ना, आप सीख गए हो चीजें, बड़े हो गए। देखो उसने मांगी है इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट, तो उसमें आपको इनकम जो कैपिटलाइज एक्सपेंस जो कैपिटलाइज होना है या इनकम जो लेस होनी है उससे हटकर भी आपको इनकम एक्सपेंस चाहिए होगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना है। ठीक है, बहरहाल आप लेटर से बना लो, ठीक है, लेकिन मैं 1 फरवरी से बना रहा हूँ। उसके बाद जी पहली पेमेंट हुई 1 मार्च 19 पर, कितनी भाई? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी भाई? 130 की। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक ये 200 का बैलेंस पड़ा रहा ना, फिर ये 200 का बैलेंस पूरा 1 महीना इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, फिर 130 इसमें से निकल गया तो 70 पे अवेलेबल हो गया। फिर 1 अगस्त 19 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, कितनी? 190। 70 निकल गया इधर से, 120 जनरल लोन से। अब इस तरफ सिर्फ 12% लगना था, कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालना था। क्यों? क्योंकि 19 के अंदर तो दूसरा लोन था ही नहीं, सिर्फ एक ही लोन। एंजॉइंग? ऐसा सवाल एक आधा ही होता है, लेकिन आपके टेस्ट में सारे ही होते हैं। आपके टेस्ट में, पेपर में ऐसा एक आधा सवाल होता है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद देखो इधर मैं ना थोड़ी देर आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 19 आएगा। ठीक है, लेकिन कोई क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि ये देखो ये तो जीरो हो गया था। ये तो तब लिखते थे जब कोई बैलेंस क्लोजिंग पड़ा होता था, इन्वेस्टमेंट ने आगे जाना होता था, वो टेंशन नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही जरा फिर भी इसलिए कर रहा हूं कि हमें इस जनरल लोन की पेमेंट को तो 31 दिसंबर पर रोकना पड़ेगा ना। CWIP के अंदर तो 31 दिसंबर तक आएगी ना, बोलो कि नहीं? अच्छा, उसके बाद यकम जी बताओ जरा, नेक्स्ट पेमेंट 1 जनवरी। शुक्र ऐसी दिन हो गई, वरना मुसीबत पड़ी होनी थी। इस 120 के कुछ महीने उधर ऐड करने पड़ते हैं पिछले साल में, और फिर पता नहीं क्या होता, बहरहाल एक नया लोन भी आ जाता। तो ये उसकी मेहरबानी उसने ये कर दिया। 1 जनवरी 20 पर उसने थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट की, कितने की? सारी की सारी जनरल लोन से। हाँ, अब अलग बात है कि ये वाली पेमेंट पर कैपिटलाइजेशन रेट लगना है, क्योंकि इस दिन से ऑनवर्ड्स हमारे पास 2 लोन्स। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 20 पर लास्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 100। ठीक है, डन हो गया। अब एक और चीज चाहिए, वर्किंग 3 उसके लिए कर लेते हैं, वो है एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, ऐसे देखना जरा, एक काम कर लेते हैं, 2019 और 20 यूं लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पे हम लिखते हैं रेट 19 का तो सिर्फ 12% ही है, और 20 के लिए थोड़ी सी वर्किंग। इधर देखो क्या करते थे जी, इंटरेस्ट को ऐड करते थे। बोलो, इंटरेस्ट भी गिवन है, ये देखो मार्कअप ऑफ 2020, मार्कअप ऑफ 2000, ये 19 पे लोन आया था उसका मार्कअप है, मार्कअप ऑफ
20, 36 जमा 21 कितना बना 57। इंटरेस्ट ओवर लोन करना होता था ना, और लोन करते थे रनिंग फाइनेंस का क्लोजिंग या एवरेज, क्लोजिंग या एवरेज, एवरेज, क्योंकि रनिंग फाइनेंस तो ऐसे 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 क्लोजिंग पे तो नहीं लग सकता था इंटरेस्ट, ठीक है ना, वो तो एवरेज बैलेंस देता था सवाल में, मजबूरी होती थी उसकी। तो एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर 300 जमा 150 कितना बन गया 450। तो यही हमारा नहीं फॉर्मूला होता एंड पे, ठीक है। तो हम कहते थे इंटरेस्ट ओवर लोन 450 इंटू 100 क्या आया भाई, ये 12.7 क्या है समझ नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट चला गया हूं, बताओ मैं निकाल देता हूं एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, वो जो वर्किंग करते थे हम, लोन आउटस्टैंडिंग याद आ रहा है, वो हमारे पास सवाल ने बता दिया एवरेज 300 है और 150 है। फिर इंटरेस्ट रेट की जरूरत ही नहीं थी, इंटरेस्ट गिवन था सवाल के अंदर कितना, आपको नहीं हमें फॉर्मेट भी वही नजर आए, रेट और इंटरेस्ट आता था। छोड़ो रेट को, क्या करना है, इंटरेस्ट गिवन है 36 और 21, इसको टोटल करते थे, इसको टोटल करते थे, और हम कहते थे जी इंटरेस्ट एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है ना लोन इनटू रेट, तो रेट के लिए इंटरेस्ट रेट के लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग कर दो, तो यही किया हुआ था हमने, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया। इधर देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल 57 आया, मैंने यहां पे पर्चे में जल्दी कर सकते हैं ना जब काम सीखा हुआ हो तो, ठीक है। तो 57 लोन कितना है जी, ये टोटल कर दिया वहां पे, ऐसे टोटल भी कर सकते थे, आपने यूं वर्किंग करनी है तो यूं कर ले, कैपिटलाइजेशन के लिए कर सकते हैं आप, मैंने टाइम बचाया आपका पर्चे में, मेरा तो डबल टाइम लग गया ना, लेकिन आपको बताया कि पर्चे में ऐसे टाइम बचा लिया करो, डायरेक्ट भी हो सकता है, जब सब कुछ उसने लिख कर दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहीं टोटल करो और यहीं से रेट निकालो, भाई बात समझ आती है। चलो अब 19 में जो जनरल लोन से पेमेंट होगी उसको 12% पे कैपिटलाइज करना है, और 20 में जो होगी उसे, ठीक है। चलो अब वर्किंग 3 करनी पड़ेगी हमें, कहीं 3 नहीं 4 है, अच्छा वर्किंग 4, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 2019, ठीक है। शुरू करें, अच्छा एक बात सुनो, इन्वेस्टमेंट इनकम ने तो आना ही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है बस, ओके। लेकिन मैं अगर पहले जनरल लोन पर इंटरेस्ट ले लूं तो आप ये ना समझ लो कि ये कहीं जनरल लोन पे इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही, जनरल लोन इन्वेस्ट नहीं हो रहा, जनरल लोन इन्वेस्ट नहीं हो रहा, क्या ग्रांट का बैलेंस। अब ऊपर ग्रांट, पता मामला पता क्या होता था, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते थे, याद है, वो है नहीं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है नहीं। दूसरा आता था जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आता था, आज कोई स्पेसिफिक लोन है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन लेस करते होते थे उसमें से उसकी इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो उस लोन की लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम फिर भी आ रही है, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना, लोन नहीं है पर इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, कहां से आ रही है, ग्रांट इन्वेस्ट की। अब मसला ये है कि ग्रांट के ऊपर कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं किया, कि पहले यहां पर आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ग्रांट लेस उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट पूरा बनाया कि आप जरा वापस आ जाओ उस जगह पे, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन आता था, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था, और उसकी माइनस करते थे हम इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये, ठीक है ना। लेकिन आज क्या आ रहा है हमारे पास, आज गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन गवर्नमेंट ग्रांट तो होता ही नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट पे इंटरेस्ट थोड़ी दिया हमने, लेकिन उसको इन्वेस्ट करके इनकम तो आई है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है नहीं गवर्नमेंट ग्रांट पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है जो लेस होनी है, तो बाहर लेस वाली फिगर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ उस अरसे की जो कमेंसमेंट के बाद हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने टाइम बचा लिया, हमने यहां पर लिख दिया लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना। टाइम क्या बचाया, मैंने कमेंसमेंट सेशन लिखा ही नहीं, काम जो चल रहा था, ठीक है, और सही है ना। अच्छा आप कहते हो नहीं जी कमेंसमेंट सेशन लिख के तरफ आए, मैं फिर ये मिटा देता हूं, आप कहते हैं जी लिखे लिखे शायद काम आ जाए, हमने पर्चे में लिखा था, नहीं लिखा था, अच्छा जी इधर देखो पर्चे में ऐसे लिख लेना अगर बहुत जरूरत पड़े, कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव, भाई कोई लोन है ही नहीं, वर्क स्टार्टेड बन ही नहीं रहा, वर्क स्टार्टेड किस दिन जी, यकम मार्च 19, फिर फर्स्ट पेमेंट बोलो यकम मार्च 19, फिर सीजेशन 19 में ईयर एंड पहले आ जाता है और 20 में जाके सीज हो रहा है। अब ये सारा कुछ तो हम स्पेसिफिक लोन के लिए करते थे ना, स्पेसिफिक लोन तो आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना इस मार्च को यूज किया दिमाग के अंदर, मैंने इसलिए ये वर्किंग बनाई नहीं, ठीक है ना, इस वर्किंग को नहीं बनाया, लेकिन ये पता लग गया कि यकम मार्च से अगर इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन होता ना, तो यकम मार्च से उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता एसेट की कॉस्ट में,
ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इनकम भी यकम मार्च से ऑनवर्ड होती माइनस उससे पहले का कोई एक्सपेंस होता था तो वो कहां जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में। और उससे पहले की कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी थी तो वो कहां जाती थी, प्रॉफिट एंड लॉस में। इतनी सारी बहस का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो 200 है ये यकम फरवरी से यकम मार्च जो एक महीना इन्वेस्टेड रहा, ये एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे माइनस नहीं हो सकती थी। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई है या फिर बोलूं? फिर सुनो, दोबारा सुनो, समझो। ग्रांट नहीं है, स्पेसिफिक लोन आता था, लेटर ऑफ डेट से हम उसका एक्सपेंस एसेट कॉस्ट में ऐड करते थे और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करते थे। इधर देखें, लेटर ऑफ से एक्सपेंस को ऐड करना शुरू करते थे और इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना शुरू। अगर उससे पहले कभी लोन आ जाता था तो उसका एक्सपेंस कहां जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहां जाती थी, कुरैशी सील। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर लोन तो नहीं आया था, ग्रांट आई थी, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमें नजर नहीं आया। इधर देखो ना, अगर मैं यूं कहूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ग्रांट तो बिल्कुल एक जैसा बन जाए। ठीक है, तो आप कहोगे अस्तगफिरुल्लाह, जीरो क्या हो ही नहीं सकता, इस पे तो था ही नहीं। ठीक है ना, और बोलो जो हो सकता है इंटरेस्ट वाला लोन होता, बहरहाल छोड़ो फिलहाल। ठीक है, लेस उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है। तो नेट जब होना तो ऊपर जीरो होना, तो यहां से फिर क्या बचना है, अब ज्यादा अच्छा समझ आया, अब ज्यादा अच्छा समझ आया, ऐसे ही है। तो यहां पर नेगेटिव वाली फिगर ही बच जाएगी। ठीक है ना, बात समझे हो? लेकिन मेरा मकसद कहने का यह है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग के अंदर एक्सपेंस भी आता था कमेंसमेंट के बाद वाला, और इनकम भी आती थी कमेंसमेंट के बाद वाली। इससे पहले का कोई एक्सपेंस होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और कोई इनकम होती तो वहां पर अदर इनकम बनती थी। याद आया? अब आओ इधर, 200 मिलियन की ग्रांट यकम फरवरी को रिसीव हुई और इन्वेस्ट होगी, सारी वेली पड़ी थी। एक महीना फरवरी और मार्च वाला, फरवरी वाला पूरा क्या रही, इन्वेस्टेड। अब ये जो इनकम आई है, क्या इसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस करने की इजाजत है? अभी तो एसेट बनना शुरू ही नहीं हुआ। बात समझे हो? क्या ख्याल है, कैसा लगा, कैसा लगा? ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इनकम में आया, इधर देखो, इनकम में आया, इधर देखो। इसकी जगह रख लेना जरा, और ठीक है, मैंने वैसे ही रखी, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, आप तरतीब बेशक न रखे। मैं तो ये कह रहा हूं जरा फिर नई चीज थी ना। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स ऑफ ग्रांट, ऑन सरप्लस फंड्स ऑफ ग्रांट बिफोर कमेंसमेंट। और वैसे ही लिख दी इतनी कहानी आपके लिए, पर्चे में सिर्फ क्या लिखना था, इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या लिखना था, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है जी, अब बताओ जरा कितना इन्वेस्टेड रहा, 200। ठीक है, 200 क्या था इन्वेस्टमेंट रेट, लेकिन कितने महीने, 1/12। आंसर बताओ, 1.3 पक्का इनकम। ठीक है, यहां पे ओ सॉरी 19 में 1.3 डन जी, समझ गए? ये लंबी अंग्रेजी लिखी सिर्फ आपके लिए, वरना आपने क्या लिखना पर्चे में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम। ये एक महीने की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में आई, क्यों, समझ आती है बात? 1.3। अब कमेंसमेंट हो गई, मतलब काम शुरू हो गया। ठीक है, पहली पेमेंट ग्रांट से हुई यकम मार्च को, लेकिन 70 अभी भी पड़ा हुआ है। अब ये वाला 70 देखो, ये वाला 70 यकम मार्च को हो गया इन्वेस्ट, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, सॉरी मैं गिनना भूल गया, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 5 महीने तक क्या रहा, इन्वेस्टेड। अब ये इन्वेस्टमेंट इनकम उधर जाके इनकम नहीं बनानी, इसको इधर ले आओ। ठीक है, कितना, 70 इंटू 8% इंटू 5/12 कितना आता है, 2.3। कितने में है इसे लेस करो, कुछ है ही नहीं ऊपर, तो 2.3 नेगेटिव आ गया। हम अपने फॉर्मेट पे चले ना, ठीक है जी, अपनी बेसिक्स को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक हो गया, ओके, सही हो गया जी। अब क्या हुआ, यकम अगस्त को कहानी खत्म, जान छूट गई इससे, अब नॉर्मल हो गया काम। ठीक है, अब 120 की पेमेंट हुई है, कहां से हुई है, जनरल, यकम अगस्त से 31 दिसंबर तक, इसलिए मैंने डेट लिख दी थी, रोक दो इसको। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने। हमारा तीसरा काम क्या होता था जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स जी। पेमेंट क्या है, 120। रेट कौन सा, रेट कौन सा, रेट कौन सा, रेट कौन सा, रेट वाले, रेट वाले, रेट वाले 12%। 19 में तो 12% ही लगेगा, समझ गए। 12% इंटू 5/12। शुक्र है सस्पेंशन नहीं थी, वरना फासला डालना पड़ता। अच्छा आ जाती तो क्या होता, बटे में फासला डाल लेते, मान से लिख देते, अल्लाह अल्लाह। खैर से जी बोलो, 6 नहीं, अभी खत्म, इस साल का खत्म, 19 का खत्म हो गया जी। 6 का एक्सपेंस, ओके। नाउ 3.7 का नेट में एक्सपेंस आ गया। ठीक है,
वो देखते हैं बाद में भाई, उनको बाद में देखेंगे, मत देखो साथ साथ, ठीक है। बाद में मैं फिर चेक करूंगा कि उन्होंने सही किया या मैंने सही किया, ठीक है ना, तो फिर बाद में देख लेंगे। ओके जी, बताएं जी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होनी है? 3.7 की, तो 3 to 3.7। ये भाई मेरा काम है, उसको मैच करके प्रूव करना मेरा काम है। जब मैंने ज़्यादा सवाल करा दिया तो आपका ये सोल्यूशन है फिलहाल। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगी तो मैं खुद करवाऊंगा। ओके, बंद कर दो उसको। ओके जी, ये है कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, लेकिन अभी ये 31 दिसंबर पर क्या है जी? 31 दिसंबर 2019 पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2019 के अंदर वर्किंग नंबर कौन सी है? ये 1 की है। वर्किंग 1 कितना है? 3 to 3.7। ठीक है जी, 3 to 3, नजर तो पता नहीं आया कि नहीं, 3 to 3.7। ओके जी, चलें आगे, चलें। अब जो चीज भूल जाते हैं आप वो ये होती है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस CWIP का, जब आप अगले पीरियड में आया करें, ठीक है, यानी मैं अगर वर्किंग 2 में कहूं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिखा करो ताकि ये सारी चीजें मिस ना हो। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद वही कहानी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 180 और 100 कितना? 280 और ऐड हो गया। और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड के लिए वर्किंग 3 में, वर्किंग 5 में, तो ये वर्किंग 4 थी फिर। ओके जी, और ये जरा मैं मिटा दूं नाम शाम जैसे, रिसीट पेमेंट, ये आपको पता है, रिसीट पेमेंट, ठीक है जी। यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी और फिर हम यहाँ पर जनरल का मैंने सपा दिया, जनरल। ओ भाई एक आर्डर कर लेना किधरे हैं, मैनू डाले वाले पढ़ के ले जाना वीगो वाले। हाँ भाई तू की गल्ला करी जाना है। अच्छा भाई, जनरल लोन, ठीक है, ओके, थोड़ा सा गुंजाइश ही बना लेते हैं बस ऐसे। अच्छा हाँ भाई, वर्किंग 5, बोरिंग कॉस्ट टू बी, ये भी हमने सवाल किया था एक 2010 के लिए कि 2 साल पे प्रोजेक्ट फैला हुआ था। अच्छा, 2 साल पे प्रोजेक्ट फैला हुआ, ठीक है ना। तो कैपिटलाइज करनी है भाई, फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, सेकंड में भी आप कुछ नहीं है, सिर्फ तीसरी चीज रह गई है, ये पर्चे में लिखना ही नहीं है। ओके, पर्चे में टाइम बचा लेना। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स जी, 180 यकम जनवरी को पे हुआ और पूरे 6 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बन रहे हैं, ऐसे ही है। तो कितना है? 180 इंटू, हाँ 12.7%। बताओगे इसको? वर्किंग नंबर 2 बनाई थी, 1 3 थी वर्किंग, देखो भाई, ठीक है। और ये ध्यान रखना 30 जून पे कंप्लीट भी हो गई है ये, ठीक है, इंटू 6/12 कितना जी? नहीं, अगली पेमेंट भी तो है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसका हाँ एक्सपेंस वगैरह वो अब आ जाएगा, वो अलग से, ठीक है ना, वो एक्सट्रैक्ट में भी शो नहीं करेंगे। ओके, सही है ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा लोन आ रहा है, उसका एक्सपेंस आ रहा है, वो एक्सपेंस लेना ही है तो ये एक्सपेंस लेकर लिख दो 57 का, पर जरूरत नहीं समझ रहा मैं, ठीक है। तो बस 11.4 का एक्सपेंस आ गया, ठीक है जी, और यही टोटल है और कुछ है नहीं। 11.4 जी, 61.1 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ गई जी हमारे पास, फैक्ट्री बिल्डिंग, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आप कहोगे इधर नहीं, इधर हम तो इधर ब्रैकेट में लिखेंगे जी। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ? डेप्रिशिएट नहीं करना है इसको। हाँ तो बताओ भाई, कितना? 615.1 बीच में एक ऐसे डाल दिया आपने, चलो खैर सही है जी। अब इधर देखो, ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग इधर आई है तो ये CWIP तो खत्म हो गया ना, बोलो, ये कोई मूवमेंट शो करने की जरूरत ही नहीं है, बस ठीक है। ओके, हो बेचारे लैंड को तो लिख लो, ये तो ऐसे ही आना है। ये लिखना भूल गए ना, ऐसे उन्होंने कहा बाद में लिख लेंगे, अगले साल में लिख लेंगे, है ना। हाँ, मुफ्त के नंबर गए। ओके, ले जी, कहानी खत्म हुई। 30 जून पे हमारी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। अब हमने इस बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है, तो 615.1 बीच में फिर रहा है यार, डिवाइड बाय कितना ही आप नहीं उड़ाना। अब जी कितनी लाइफ बताई थी जी? 25 साल,
डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स इंटू 6 बाय 12, आंसर बताओ 12.3। 2020 में सिर्फ, 19 में कोई नहीं, ठीक है, सही हो गया। अभी डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फैक्ट्री बिल्डिंग कितने पे आ गई? 602.8, ठीक हो गया। अब आते हैं इनकम की तरफ। 20, हाँ भाई कितनी ग्रांट है? पैसे आए इस्तेमाल हो गए, पैसे आए इस्तेमाल हो गए, वो पड़ी है अभी, वो पड़ी है, उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, ये चेक करके बताना मुझे, ठीक है। अब आ जाओ जरा लैंड की तरफ, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ भाई ये 2019 के अंदर इसका कुछ भी नहीं किया था हमने, क्यों नहीं कुछ किया था? इधर देखो, इधर देखो इनकम्स में, इसका 2019 में कुछ नहीं करना, क्यों? उन्होंने कहा था इस पे बिल्डिंग बनाना फैक्ट्री की, 19 तो भी बन रही है, ठीक है, इसलिए सिर्फ 20 लिखा हुआ था यहाँ पे, ओके। 20 में क्या हुआ? ग्रांट थी ये लैंड वाली 100 रुपए की, और हमने ऊपर चाती मारी, 25 से डिवाइड 6/12 कितना आता है? 2। एंट्री पूरी करो, एंट्री 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 बोलो, डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, क्रेडिट, इनकम, और ये ग्रांट होगी 98। ठीक हो गया। हाँ यार एक ही बात है यार, फिर ऐसे ही लिखो, ऊपर वाले की तरह लिखो, फिर ऊपर वाले की तरह लिखो, फिर आपको लैंड आ गया इधर, चलो ग्रांट इनकम लिखो। भाई टाइम खत्म हो गया है, जरा देख लेना इसको कि ये जो अब 100, ये सॉरी ये 200 जो है इसका अब क्या करें? ये तो इनकम आ गई ना, ये 200 का क्या करें? ये ग्रांट पड़ी है या लग गई है, ये किस मकसद के लिए है, क्या मामला है, कौन सा पैसा है, थोड़ी सी बात अब कर लीजिएगा, बिल्कुल टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। अब इस सवाल को आपने होमवर्क में कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट एक दफा कोशिश करनी है, ठीक है। ये पिक्चर भाई, पिक्चर इधर की भी अब ये फैला हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों पिक्चर्स मुझे अलग अलग भेज दें, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल कंक्लूजन सोल्यूशन के साथ ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, मतलब क्लास अपलोड ही होगी यूट्यूब पे। भाई एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर मैंने अभी क्या वर्किंग बनाई थी? आउटस्टैंडिंग। भाई जनरल लोन के अंदर हम लोन आउटस्टैंडिंग लेते हैं, क्लोजिंग डेट वाला नहीं लेते। ये है मनहूस रनिंग फाइनेंस, ये तो हर रोज बदल रहा होता है, तो क्लोजिंग के ऊपर आप कैसे रेट निकाल सकते हैं भाई? ठीक है, आप लोन आउटस्टैंडिंग खुद निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं होता रनिंग फाइनेंस में, तो इसलिए बताया था यहां पे आपको हमेशा वो एवरेज बैलेंस दिया करेगा। तुम सिर्फ मैक्सिमम ये कह सकते हो कि नॉन करंट लायबिलिटीज में मैं लॉन्ग टर्म लोन शो करना चाह रहा हूं, और वो लोन्स आ जाएंगे दोनों, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते इसको। ये क्लोजिंग बैलेंसेस ने कहां जाना था? बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आना था इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सुन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसको करंट नॉन करंट में बांट नहीं सकते थे, तो ये जो बैलेंस है 31 दिसंबर 20 है, ये 350 है, ठीक है, और बैलेंस है 31 दिसंबर 19 है, ये 250। तो बैंक लोन ए जो है वो 250 का बैलेंस शीट में नजर आना था, दूसरे साल के एंड पे ये ए और बी दोनों ऐड होकर बैलेंस शीट में नजर आने थे, बस ये क्लोजिंग इसीलिए गिवन थे। आप कभी भी क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ये कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकाल सकते, यही तो हमने सीखा, तो वर्किंग करते क्यों थे? तो वो तो सही है, तो फिर ये क्या है? अच्छा ठीक है जी, ओके जी, बात सुने। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से, बल्कि मैं तो कहूंगा वो दोस्त लिमिटेड यानी दस्तगीर लिमिटेड भी एक बार अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत अच्छे दोनों सवाल हैं, इसको कंक्लूड करना, कल मैं भी खुद कंक्लूड कर दूंगा सोल्यूशन समेत, ओके। और होपफुली कल कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे, उसकी बुनियाद डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है वो रेक्टिफिकेशन ही हो, इंट्रो वाला, हो सकता है IS1 हो। अल्लाह हाफिज।